देखो भाई ध्यान सुनना बेटा, फ्रिक्शन में मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था, फ्रिक्शन इज टेंजेंशियल नेट कांटेक्ट फोर्स, है ना। तो ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा उसी जगह पे लगता है जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होती हैं, और डायरेक्शन क्या होती है? जो कांटेक्ट सरफेस होती है उसी के पैरेलल होती है, तो इसीलिए वो टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? तो जो पहला पॉइंट था आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। दूसरा, इसको कब कंसीडर करेंगे? वेन एवर रिलेटिव मोशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब कभी भी रिलेटिव मोशन होगा तो उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए हमारा फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। तो डायरेक्शन क्या हुआ करेगी फ्रिक्शनल फोर्स की? सर, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। उसका मेन मकसद होगा रिलेटिव मोशन को अपोज करने का। उस दरमियान वो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज भी कर सकता है और किसी मोशन को सपोर्ट भी कर सकता है। ये चीज मैंने कल आपको बताया था। इतनी बात समझ में आ गई थी? एक बार फिगर कहो तो मैं फिर से बता दूं। ये देखो, एक ब्लॉक ये है और इसके ऊपर ब्लॉक ये है ना। जैसे ही आप इस ब्लॉक में फोर्स इधर लगाओगे तो आप क्या देखोगे कि ये दोनों ब्लॉक्स थे, ये आगे जाना चाहता है और ये पीछे आना चाहता है। तो जब ये ब्लॉक आगे जाना चाहेगा तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स इधर, और ये पीछे जब आना चाहता है तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स आगे। तो इस तरह से फ्रिक्शनल फोर्स पेयर्स में जनरेट होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से बिहेव करते हैं। तो बोलो, ये बात समझ में आई थी कि नहीं आई थी? इतना इंट्रोडक्शन क्लियर है? ठीक है, तो अब उसके आगे हम लोग बात करते हैं। इतने ही पॉइंट्स तो लिखाए थे। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर वो अभी समझ में आएगा। ठीक है ना। तो अब हेडिंग डालो, कॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। हेडिंग डाल लीजिए, कॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। कॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कि आखिर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में ये फ्रिक्शनल फोर्स आया क्यों, है ना। तो इस चीज के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो ध्यान से सुनना बेटा, होता क्या है, जैसे यहाँ पे ये सरफेस में कोई ब्लॉक रखा हुआ है तो हमको तो ऐसा लगता है देखो एकदम स्मूथ सरफेस है, ये एकदम रखा हुआ है। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको एक माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखते हैं। तो जब इसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखते हैं तो पता है हमको कैसे दिखता है? हम लोगों को यहाँ पे ये सरफेस कुछ ऐसी दिखती है। तो जो ये सरफेस है ये हमको कुछ ऐसी दिख रही होती है। ठीक है ना। तो होता क्या है, ध्यान से सुनो बच्चा, ओए, ये होता है कि हमको बड़ा स्मूथ लग रहा है यहाँ पे, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे बहुत सारे जिगजैग पाथ वाले बने हुए हैं दोनों तरफ से। तो उससे क्या हुआ कि कुछ पॉइंट्स में देखो एकदम कॉर्नर पे है तो वो एकदम से यहाँ पे क्या हो गए, प्रेस हो गए ना। जैसे हुआ कि एकदम फ्लैट सरफेस नहीं है, जिगजैग है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब पूरी बॉडी का जो कांटेक्ट है वो पूरे के पूरे कांटेक्ट्स तो जॉइंट है नहीं। जो ऊपर वाली बॉडी का है उसके कुछ ही पॉइंट्स में कांटेक्ट है, देखो, है ना। तो जब कुछ पॉइंट्स में कांटेक्ट है तो उन पॉइंट्स के बीच जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और उन पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है ना। तो उन मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था। तो उन मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स लगाने के साथ साथ क्या देखा, उन्होंने वेल्ड फॉर्म कर लिया। वेल्ड फॉर्म करने का मतलब वो इंटरलॉक हो चुके हैं। ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, जब किसी बॉडी को आप यहां से हटाने की कोशिश करते हो, सपोज आपने यहां पे देखो ये ऑब्जेक्ट था आपका, आप इस पे कोई फोर्स लगाने की कोशिश करते हो, तो जब आप फोर्स लगाते हो तो ये बॉडी तुरंत से मूव नहीं करती है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अट्रैक्शन फोर्स अभी नॉर्मली थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब आप इसको हटाने की कोशिश करोगे तो इनका प्रेम उबड़ेगा कि नहीं, अरे भाई तुम दूर क्यों जा रहे हो, प्रेम, है ना। मतलब ये कह रहे हैं कि नहीं भाई तुम तो हमारे मित्र हो, यार हो, तुमसे यहाँ से दूर जाना नहीं है। तो क्या होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ेगा। आधी बात समझ में नहीं आ रहे?
तो यहाँ पे जो ये वेल्ड फॉर्म किए थे, तो अब यहाँ पे जब फोर्स लगाओगे तो बॉडी को जाने नहीं दे रहे थे, तो इसी वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन आ रहा था, ठीक है ना। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो आया है ये मॉलिक्यूलर के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से आया है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं ये कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। तो बोलो बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर है, ओके। तो कहोगे सर क्या हमेशा ये फोर्स एक ही तरह रहेगा, तो नहीं, हम अभी बात करेंगे कि दो तरीके का फोर्स हो जाता है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स इज क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, नंबर 1 स्टैटिक फ्रिक्शन, नंबर 2 काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो जब बॉडीज रेस्ट पे रहती है और आप उसमें फोर्स लगाते रहते हैं, तो उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? और जब बॉडी आगे बढ़ने लगती है और उस समय भी एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। आगे आने वाले टाइम पे हम लोग ये भी पाएंगे कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन जैसे मान लो, अभी देखो एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा, अभी बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। अगर मान लो यहाँ पे मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, गाड़ी आगे नहीं बढ़ी, 2 न्यूटन लगाया, गाड़ी आगे नहीं बढ़ी, 5 न्यूटन लगाया तब भी नहीं बढ़ी, बस 6 में जस्ट चलने वाली थी, 6 में चलने वाली थी। यानी इसमें अगर मैं 6 न्यूटन आगे फोर्स लगाऊंगा तो यानी फ्रिक्शनल फोर्स 6 था, तभी तो ये बॉडी नहीं चल पा रही थी। और जैसे ही मैं यहाँ पे 6.1 कर दूंगा, ये चलना शुरू कर दिया। तो यानी यहाँ पे मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन था वो कितना था? 6 न्यूटन। अब जब गाड़ी चल दी ना और किसी ने गलती से यहाँ पे 5 न्यूटन फोर्स भी लगाया, तो भी गाड़ी आगे मूव करती रहेगी। तो यानी देखो ध्यान से, एक बार किसी बॉडी को मूव कराने के लिए फोर्स जो है वो मैक्सिमम चाहिए था। अगर वो एक बार गाड़ी स्टार्ट होके चल गई, तो फिर अगर आप कम फोर्स भी लगा रहे हो तो भी वो मूव करती जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस स्टैटिक फ्रिक्शन को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा फोर्स चाहिए था, और बाकी तो गाड़ी हमारी 5 न्यूटन फोर्स में भी चल रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक फ्रिक्शन होता है कम, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ज्यादा। अच्छा, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सर अभी ये वेल्ड फॉर्म किए हुए हैं, तो अभी एक दूसरे से इंटरलॉक्ड है, तो तोड़ने में थोड़ा सा हमें फोर्स लगेगा। लेकिन जब एक बार ये फोर्स टूट चुका है और बॉडी आगे बढ़ रही है, तो कांटेक्ट में तो आते हैं एक दूसरे सरफेस से, लेकिन इंटरलॉक फॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो जब इंटरलॉक नहीं फॉर्म कर पाएंगे तो क्या होगा, वो अट्रैक्शन तो लगा रहे हैं लेकिन उतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं लगा पाएंगे जब बॉडी रेस्ट में हो जाती है। जब मतलब यहाँ पे रुकी हुई है तो मॉलिक्यूल्स क्या है, इंटरलॉक कर चुके हैं, ज्यादा फोर्स लगा सकते हैं। तो यानी इनको लिए 6 न्यूटन की फोर्स की जरूरत थी। और जब एक बार बॉडी ने चल दिया, ये इंटरलॉक्स ब्रेक हो चुके हैं। जब ये ब्रेक हो चुके हैं और गाड़ी को आप मौका नहीं दे रहे हो कि दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ वो फिर से इंटरलॉक कर सकें, तो धीरे धीरे मूव करते जा रहे हैं। अट्रैक्ट तो कर रहे हैं लेकिन वो इतना ज्यादा से फोर्स नहीं लगा पा रहे जितना उनको लगाना चाहिए था। इसीलिए काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है। तो बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। अब हम चीजों को लिखते हैं। तो कॉज ऑफ फ्रिक्शन लिखा हुआ है ना, लिखो बेटा, द प्रेशर ड्यू टू रिएक्शन फोर्स ड्यू टू रिएक्शन फोर्स between in the surface, लिखो लिखो बेटा, क्या बोला मैंने, लिखिए, द प्रेशर ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स between the surfaces is very high. The pressure due to reaction force between the surfaces is very high as the true contact area is very small. As the true contact area is very small. Very small. क्या लिखा? हाँ, the pressure due to the reaction force between the surface is very high as the contact area is very small. Hence, these contact points deform a little weld ब्रैकेट में interlock. एक बार मैं नहीं लिख पा रही हूँ,
The pressure due to the reaction force between the surfaces is very high as the contact area is very small. Hence, these contact points deform a weld ब्रैकेट में interlock. At these points, so in order to start the relative sliding between these surfaces, enough force has to be applied to break these welds. But once the welds break, and the surfaces start sliding, over each other, the further formation of these welds is relatively slow. And weak, and hence a small force is enough to keep the block moving. With uniform velocity. Full stop. ठीक है ना, नीचे लिखना है, दिस इज द रीजन वाई लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, value of static friction is greater than the kinetic friction. Limiting value of static friction is greater than kinetic friction. ठीक है, तो आई होप ये रीजन आपको समझ में आया होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स लग क्यों रहा है. ठीक है ना, बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई. हेडिंग लिखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स. मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. तो आप सबने देखा कि सर जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी. प्रेशर बोले तो वो mg नीचे ज्यादा बढ़ेगा, है ना. तो वहां से हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन जहां पे हो रहा होगा उतना ही ज्यादा उस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा. ठीक है, और एक बात याद रखना, रेस्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगने वाला. रेस्ट में ऑब्जेक्ट है, फ्रिक्शनल फोर्स 0. क्यों? क्योंकि ना कोई अप्लाइड फोर्स इसको खींचने में मदद कर रहा है, ना कोई इधर नहीं लगेगा तो कोई इधर भी नहीं लग रहा है. बॉडी रेस्ट पे है. आ रही बात समझ में? ऐसा मत कहना कि बॉडी रेस्ट पे और आप फ्रिक्शनल फोर्स लगा दें.
स्टैटिक फ्रिक्शन वो नहीं होता, अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो कोई बच्चा बोलता है ना, व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन फ्रिक्शनल फोर्स इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो नहीं, उस केस में भी क्या होना चाहिए, अप्लाइड फोर्स होना चाहिए। अगर अप्लाइड फोर्स वहां पे नहीं है, कोई बॉडी ऐसे नॉर्मल रखी है, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा वहां पे। आई बात समझ में? तो ये डिफरेंस जरूर देखना। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ही हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, कांस्टेंट आता है, और ये कांस्टेंट कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है ना बेटा, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। ये डिपेंड करता है बेसिकली किस पे, इन दोनों बीच की नेचर कैसा है सरफेस का, ठीक है ना, स्मूथ है या फिर रफ है, ठीक है ना। दूसरी चीज कितनी इनके बीच में ऑयलिंग है, ग्रीसिंग है, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर म्यू की वैल्यू को हम देखें तो इट इज क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और एक होता है काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है ना। स्टैटिक कोफिशिएंट में क्या होता है, म्यू एस लिखते हैं, और काइनेटिक कोफिशिएंट क्या होता है, म्यू के होता है। ठीक है। अब स्टैटिक क्यों डिफरेंट है काइनेटिक से, अभी आपको मैंने बताया कि जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो मॉलिक्यूल्स कोल्ड वेल्ड फॉर्म कर लेते हैं। जब कोल्ड वेल्ड फॉर्म कर लेते हैं तो क्या होता है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा रहेगी। तो आप हर कीमत में जान सकते हो कि जो म्यू एस होगा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के। तो बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अगर ये यहाँ पे स्टैटिक कोफिशिएंट अलग है, काइनेटिक कोफिशिएंट अलग है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी दो तरह के अलग अलग हो गए। फ्रिक्शनल फोर्स कितने तरह के हो गए, दो तरह के हो गए। फ्रिक्शनल फोर्स दो तरह के हो गए, कौन कौन से, एक है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन। दूसरा कौन सा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर है। अब अगर यहाँ पे देखो दो तरह के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस थे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी देखिए, ठीक। तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, वेन एवर वी अप्लाई फोर्स ऑन द बॉडी बट बॉडी इज रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट देन फ्रिक्शनल फोर्स अकर एट दैट बॉडी इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। आई बात समझ में। अब डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। एक बात याद रखना, म्यू एस की वैल्यू म्यू आर से ज्यादा होती है, और जो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ये यूनिट लेस होता है। कैसा होता है, क्यों यूनिट लेस सर, अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो एफ आर इजिकल टू म्यू, ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ये भी फोर्स ये भी फोर्स, कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं। आई बात समझ में। तो इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की ना ही कोई यूनिट होती है और ना ही कोई डायमेंशन होती है। तो बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहाँ पे तक हो गया था, इसको पहले इधर वाला नोट कर लो, इसमें लिख लेना यूनिट लेस और डायमेंशन लेस, इतना नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे इसमें, देखो बेटा यहाँ तक हो गया। इस पे आते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स इज क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। लिखो यहाँ पे पहला डेफिनेशन क्या लिखेंगे, whenever we apply force on any body, whenever we apply force on any body, whenever we apply force on any body, and body do not move, body is at rest, whenever we apply force on any body but body remains at rest, then frictional force occurs at this body, then frictional force act on this body is known as static friction। आई बात समझ में। whenever we apply force on any body but body remains at rest then frictional force act in this body is called static friction, is called static friction। आ गई बात समझ में। अब जरा स्टैटिक फ्रिक्शन की कुछ खास बात सुनना। यहाँ पे ये स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाया, और बॉडी कैसे थी, अभी यहाँ पे एट रेस्ट, यानी हम ये कह सकते हैं कि सर जब तक बॉडी रेस्ट में रहेगी तब तक हम कह सकते हैं जो FRS है, यानी FRS बोले तो स्टैटिक फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू किसके बराबर रहेगी, अप्लाइड फोर्स के बराबर रहेगी। क्यों, क्योंकि बॉडी मूव, बेटा बॉडी मूव नहीं कर रही,
तो अब अगर हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को अब थोड़ा देखें कैसे, सेकंड लॉ को उसके बराबर, जैसे देखो कैसे मैं बता रहा हूँ ना, सुनो 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 सुनो, ये है 2 न्यूटन, कैसा है, सॉरी ये अभी रेस्ट पे था और अभी रेस्ट पे है, तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स दोनों 0। अब मैंने यहाँ पे 1 न्यूटन फोर्स लगाया, 1 न्यूटन फोर्स, तो 1 न्यूटन इधर खींच रहा है, तभी तो ये बॉडी रेस्ट पे है। अगर मैंने 2 न्यूटन लगाया लेकिन बॉडी रेस्ट पे है, इसका मतलब इधर कितना लगने लगा, 3 लगाया फिर भी रेस्ट में है। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अप्लाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कब तक ऐसा होगा, कब तक ऐसा होगा, ध्यान सुनना। अगर ग्राफ बनाने जाऊंगा, मैं ग्राफ बनाने जाऊंगा तो क्या देखूंगा, ये रहा फ्रिक्शनल फोर्स, ये रहा अप्लाइड फोर्स। तो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है। उल्टा बना दिया, इसको FR करते हैं, ये अप्लाइड फोर्स। एक ऐसी वैल्यू आएगी, एक ऐसी अप्लाइड वैल्यू है जहां पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, मैक्सिमम वैल्यू पे है। क्यों, सपोज मैंने यहां पे 6 न्यूटन लगाया और 6 इधर भी लग रहा था, जैसे ही 6.1 कर दिया ये बॉडी चलना, तो एट स्टैटिक फ्रिक्शन एट वर्ज कंडीशन, वर्ज बोले तो बस टेंड टू मूव। तो यहां पे हम लोग एक नई डेफिनेशन अभी नीचे लिखेंगे इस पॉइंट में, स्टैटिक फ्रिक्शन एट वर्ज कंडीशन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। Static friction at verge condition is known as limiting friction and this is also known as maximum static friction। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? तो आप यहाँ पे डेफिनेशन लिख चुके थे, ये फिगर बना चुके हैं, ये ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना, जल्दी करिए। ये ग्राफ बनाइए जल्दी से, और नीचे लाइन से क्या लिखेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में। लिख लिया बेटा यहाँ पे, पहले लिखो, लिखो लिमिटिंग फ्रिक्शन, बोलूं क्या लिखोगे बेटा, लिमिटिंग, स्टैटिक फ्रिक्शन एट वर्ज कंडीशन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन एट वर्ज कंडीशन इज नोन एज, स्टैटिक फ्रिक्शन एट वर्ज कंडीशन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। और उसी में दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑल्सो नोन एज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑल्सो नोन एज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। जरा देखो बेटा कैसे, जब 1 न्यूटन था तो 1 न्यूटन, 2 न्यूटन था तो 2 न्यूटन, 6 न्यूटन था तो ये 6 न्यूटन, और यही तो है हमारा क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो 6 न्यूटन जब स्टैटिक फ्रिक्शन था तो वो क्या बन गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन बन गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑल्सो नोन एज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यानी ये वो वैल्यू आ गई अप्लाइड फोर्स की जब यहाँ पे ये फ्रिक्शन जो है ये क्या बन चुका है, FL बन चुका है। क्या बन चुका है, FL। क्लियर है, बोलो बेटा, ठीक। अब हम लोग क्या देखेंगे, अगर 6.1 लगाने के बाद बस बॉडी चल दी, उसके बाद अगर आपने अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन भी कर दिया तो ये बॉडी आगे चलती चली जाएगी। तो उस समय 5 न्यूटन कर दिया तो भी बॉडी आगे चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने यहाँ पे बॉडी पे 5 न्यूटन फोर्स लगाया और फिर भी बॉडी आगे बढ़ रही है, इसका मतलब ये तो कंफर्म है सर कि जो यहाँ पे FK आ रहा है वो 5 से कम होगा। बोलो बेटा, 5 से कम होगा। इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 5 से कम हो गई। और यहां पे देखो फ्रिक्शनल फोर्स जो था वो कितना था, 6 न्यूटन तक था।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यानी 5 हो गया है, यानी ये कह सकते हैं कि जो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है वो इस स्टैटिक से क्या है, कम है। और मैंने आपको लिखाया था अभी उसके पहले, ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि एक बार जब बॉडी चलना शुरू कर देगी वो कोल्ड वेल्स फॉर्म नहीं कर पाएगी और रिलेटिव स्लाइडिंग की वजह से उसकी जो कोल्ड फॉर्म करने की जो टेंडेंसी है वो स्लो हो जाएगी। तो उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। आई बात समझ में? तो अगर इसी ग्राफ को मैं थोड़ा सा और कंटिन्यू करूं तो हम कह सकते हैं कि सर आप यहां 5 बढ़ाइए, 6 बढ़ाइए, 7 बढ़ाइए, लेकिन जो Fk रहेगा डज नॉट डिपेंड्स ऑन, ये देखो Fk डज नॉट डिपेंड्स ऑन अप्लाइड फोर्स। आपका अप्लाइड फोर्स बढ़ता चला जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन अब जितना था वो कैसा हो गया, फिक्स हो गया। देखो ध्यान से, ये कैसा था 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, और 6 के बाद हमने क्या देखा, फ्रिक्शनल फोर्स और कम हो गया और कांस्टेंट चला जा रहा है। अब यहाँ पे तुम 5 लगाओ, 6 लगाओ, 7 लगाओ, 8 लगाओ, जो ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा दैट इज कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू यहाँ पे पता है कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी Fk इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। कितनी होगी बेटा, म्यू के इंटू एन। ये क्या कहलाएगा, इसका काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। ये इसका क्या कहलाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन समझ में आया? मैक्सिमम ये तो लिख लिया था, ये ग्राफ कंटिन्यू करना। और काइनेटिक फ्रिक्शन में डेफिनेशन लिख लो जल्दी से, काइनेटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिख लो। द फ्रिक्शन एक्ट एनी बॉडी व्हेन इट इज इन मोशन। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट एनी body when it is in motion. Frictional force act any body when it is in motion is known as kinetic friction, is known as kinetic friction। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अच्छा हाँ, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन जो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा उसको हम लोग म्यू एस इंटू एन लिख सकते हैं। अगर जगह हो तो थोड़ा सा ये लिख लेना, Fl जो होता है वो क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। ठीक है, हाँ, म्यू एस इंटू एन जो होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आया होगा। तो CPS वाले अपना चले जाएं, बाकी आगे बैठेंगे उनको कंटिन्यू कराएंगे। तो बेटा इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा जो फिनोमिना हो रहा है। ठीक है, लिखो जल्दी लिखो। सपोज अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, सपोज अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, सपोज अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg is placed, suppose a block of mass 1 kg is placed over a rough surface and a horizontal force capital F is applied on the block as shown in figure. Capital F is applied on the, ठीक है। Now let us see what are the values of frictional force. Suppose a block of mass 1 kg is placed over a rough surface and a horizontal force capital F is applied on the block as shown in figure. Now let us see what are the values of frictional force small f and acceleration of the block A, acceleration of the block A if the force F is gradually increased, if the force capital F is gradually increased. गिवन है आपको, गिवन है म्यू एस की वैल्यू गिवन है 0.5, म्यू एस गिवन है 0.5 एंड म्यू के गिवन है 0.4, म्यू एस गिवन है 0.5 एंड म्यू के गिवन है 0.4। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पे ये चीज कह रहा है कि इसको जरा सॉल्व करना है। फिगर की जो बात कर रहा है वो फिगर आपके सामने ये बना हुआ है।
देखो ध्यान से बेटा, ये है, ओए ये है ब्लॉक मास m, ये है अप्लाइड फोर्स, यही फिगर है, कोई बहुत बड़ा फिगर थोड़ी ना है, ठीक है ना। और अब इसमें बोल रहा है गिवन क्या है हमको, म्यू सब कुछ देखना, म्यू के की वैल्यू 0.4, म्यू एस की वैल्यू 0.5, क्लियर है। m मास गिवन है 1 kg, ठीक है। और इस फोर्स की वैल्यू को आप ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हो 1 2 3 4 ऐसे धीरे धीरे, ठीक है। तो अब कह रहा है कि जरा मुझे बताना कि जब F की वैल्यू चेंज हो रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है और एक्सेलरेशन कितना होगा ब्लॉक में। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान सुनो लड़के, हम लोग बात करते हैं कि ये अप्लाइड फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ये उसका एक्सेलरेशन होगा, 3 कॉलम बना दिए हमने, ठीक है बेटा। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, अगर यहाँ पे F लगेगा तो डेफिनेटली आप FR इधर सोच रहे होगे। नेट फोर्स कितना आया, नेट फोर्स कहोगे सर F माइनस FR, और जो कि किसके बराबर होगा, M इंटू A के बराबर होगा, क्लियर है, यही तो सोच रहे हो। तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F माइनस FR बाई M, ये फॉर्मूला आपका आ गया। एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या आया, F माइनस FR बाई M, ठीक है। अब हम लोग ग्रेजुअली फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। अगर ये 1 न्यूटन है तो FR कितना लगेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे पहले FS और FK निकाल लेते हैं। तो म्यू S इंटू N बोले तो mg, तो यानी यहाँ से कितना हो गया 0.5 इंटू 1 इंटू 10 कितना हुआ 5 न्यूटन। और म्यू के की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू के इंटू एन बोले तो 0.4 इंटू 1 इंटू 10 बोले तो 4 न्यूटन, ठीक है बेटा। यानी अब हम लोग क्या देख सकते हैं, जब 1 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स बेटा यहाँ पे कितना लगेगा, FR की वैल्यू यहाँ पे कितनी लगेगी, बोलो भाई, FR की वैल्यू यहाँ पे कितनी लगेगी, कोई बताए, वही लड़के। अगर अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन ले लिया तो फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी में कितना लगेगा, हाँ कहोगे स्टैटिक फ्रिक्शन तो इतना है, नहीं, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। मतलब जब आप 1 न्यूटन इधर लगाओगे, बॉडी मूव नहीं कर रही, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कितना होना चाहिए, तो यानी यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स भी हो गया 1 न्यूटन। और एक्सेलरेशन कितना होगा, आ रही बात समझ में नहीं आ रही। जब आप यहाँ पे 3 न्यूटन ले लिए तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन कितना। जब आपने यहाँ पे 4 न्यूटन ले लिया, फ्रिक्शनल फोर्स, एक्सेलरेशन। जब आपने 5 न्यूटन ले लिया, फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सेलरेशन। आ गई बात समझ में। जैसे ही आपने यहाँ पे 5.2 न्यूटन लिया, फ्रिक्शनल फोर्स, बॉडी क्या हो चुकी है अब, क्योंकि वर्ज कंडीशन तोड़ दी ना हमने। 5 न्यूटन उसका मैक्सिमम था, आप 5.1 दे दिए होते तो भी बॉडी आगे बढ़ गई, है ना। तो यानी 5.2 दे दिया आपने, तो अब एक्सेलरेशन कैसे आएगा, एक्सेलरेशन आएगा सर अप्लाइड फोर्स 5.2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा 4, तो 4 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। हाँ 4 क्यों होगा, बॉडी आगे बढ़ चुकी है, तो फ्रिक्शनल फोर्स अब कौन सा लिया जाएगा। तो बोलो बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इतना हो गया। अब अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे 6 न्यूटन ले लूँ तो फ्रिक्शनल फोर्स 4, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1। तो बोलो अब बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर बात है ना, एनी डाउट, ओके। तो अगर ऐसी बात है तो अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और देता हूँ, ये नोट कर लो पहले। ये ले देखो बेटा, क्वेश्चन ये किए है, एक यहाँ पे कोई ब्लॉक है
5 kg का, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है 0.2, अप्लाइड फोर्स है 5 न्यूटन। ठीक है ना। कह रहा है कैलकुलेट द फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। क्वेश्चन ये है, a block of mass 5 kg is placed on a rough surface having coefficient of friction 0.2, then calculate the acceleration and frictional force act on the block। बिल्कुल सही। जनरली बच्चा जानते हो क्या गलती करता है, F माइनस एफ आर इज अपॉन एम, तो A सीधे वो निकालता है, वाले वो माइनस में आ रहा होता है और वो उसकी गलती होती है। ठीक है ना। अब कहोगे अच्छा एक काम करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लेते हैं, तो एफ आर कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एन, बोले तो 0.2 इंटू 5 इंटू 10 कितना हो गया, 10 न्यूटन। और अप्लाइड फोर्स कितना है, एफ अप्लाइड वो है 5 न्यूटन। अब मैं क्या देख रहा हूं यहाँ पे देख रहा हूं कि एफ फ्रिक्शन जो है दैट इज ग्रेटर देन एफ अप्लाइड। तो बेटा ऐसी केस में बॉडी तो आगे बढ़ ही नहीं सकती ना, बोलो बेटा, ऐसे केस में बॉडी आगे बढ़ सकती है क्या, नहीं। और ये जो आया है ये कैसा है, ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन है। क्या है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो इस समय कितना लग रहा है, तो इस समय इस पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा 5 न्यूटन का। और एक्सीलरेशन कितना होगा, एक्सीलरेशन होगा 0। बात नहीं समझ में आई? कितने लोग समझ में नहीं आया, फिर से बता दूं बेटा सुनना। आप जब यहां पे निकालने चले गए एफ आर इक्वल टू म्यू इंटू एन दैट इज 10 न्यूटन और अप्लाइड कितना कर रहे हो 5 न्यूटन, तो बेटा ये तो मूव ही नहीं करेगा ना, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो मैक्सिमम स्टैटिक है वो कितना है, वो तो लिमिटिंग हुआ ना। इस समय फ्रिक्शनल कितना लग रहा होगा, जितना अप्लाइड है, क्योंकि बॉडी आगे बॉडी कम मूव करेगी जब 10 से आपका अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा। आ रही बात समझ में ना। तो जब 10 से ज्यादा होगा तभी तो ये बॉडी आगे जाएगी, नहीं तो आगे नहीं जाएगी, यानी एक्सेलरेशन 0 होगा, रेस्ट पे रहेगी। और रेस्ट के रहते तक अप्लाइड फोर्स के बराबर ही तो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यानी स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो गया और बॉडी का एक्सेलरेशन कितना हो गया। बात समझ में नहीं आई, आ गई ना। तो ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, रिवाइज करिएगा। ठीक है। और जिन बच्चों ने फीस नहीं सबमिट की भाई फीस सबमिट करते रहो। ठीक है। बार बार बोलता हूँ, फिर बाद में कहोगे मेरा नाम बार बार ले रहे हैं क्लास में।